पिछले क्लासेस में हम लोगों का एनर्जी लगभग हो गया था। हम लोग का चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी पावर। वर्क के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था और ये डिस्कशन लगभग ख़त्म हो गया था। बस थोड़ा सा ही है, कुछ जैसा इंट्रोडक्शन होता है स्टार्टिंग में वैसा ही इस बार एंडिंग में है। तो जरा से इसको देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी आर देयर। पहली बात तो हम लोगों ने एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था क्या होता है। हाउ इज एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, कितने तरीके के एनर्जी होते हैं। तो हम लोग को बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरीके का एनर्जी मिलता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ, या मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व इन अ मोशन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है किसी एक्शन में, if a conservative force is doing some work then the mechanical energy is always conserved। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम लोगों का एनर्जी को लेकर नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस हल्का सा ही एक एंडिंग है। तो पहली बात, कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे हो सकते हैं। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो ये सारे क्या है एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो समेशन होता है, कोई भी मैकेनिक्स काम होता है, वर्क होता है, वर्क डन होता है, उसमें समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी गिव्स अस द टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। बस इतना ही काफ़ी है। इंटरनल एनर्जी ये होता है कि हर एक मैटर का भीतर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं अपने जगह पे। जब वो मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दे हैव सम एनर्जी, दे पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट इंटरनल एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ मैटर इज नोन एज इट्स इंटरनल एनर्जी। वो खुद का एनर्जी है उसका। हीट एनर्जी क्या होता है? हीट एनर्जी यानी कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो हीट एनर्जी के रूप में आता है, थर्मल एनर्जी कहा जाता है उसको। वो हीट एनर्जी चाहे तो कोई बॉडी पोजेस कर सकता है, ले सकता है, लेके अपना मोशन जब चलाना शुरू कर देगा, यानी अपने पार्टिकल का मोशन जो उसके मैटर है उसको और जोर से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, देन दैट विल रिजल्ट इन चेंजिंग इट्स स्टेट, आइदर इन चेंजिंग इट्स स्टेट और चेंजिंग और रेजिंग इट्स टेम्परेचर। या तो रेजिंग या तो डिक्रीजिंग। अगर हीट लिया तो रेज करेगा, हीट दिया तो डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी से लेकर, हीट एनर्जी लेके अपने अंदर का थर्मल, अपने अंदर का इंटरनल एनर्जी भी वो चेंज कर सकता है। ये तो क्या इंटरनल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है हम लोग को पता है, एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। और फिर जैसे हमारा विंड एनर्जी तो है ही, जो कि हवा के कारण जो टरबाइन घूमता है वहाँ से एनर्जी निकल के आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास, अलग अलग तरह की एनर्जी है। दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। हम जिंदगी में सुनते ही रहेंगे कि करके एनर्जी रहेगा। दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, इस इक्वेशन के कारण ही आइंस्टाइन फेमस हुए थे। और ये इक्वेशन हम लोगों को जब भी आइंस्टाइन का फोटो दिखता है या उनका जिक्र होता है, ये इक्वेशन को हमेशा बताया ही जाता है। उन्होंने ये बताया था कि द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन को जरा समझने की कोशिश करो। बात यहाँ पर यह है कि आइंस्टाइन ने जब ये सब चीजें बताई थी, इससे पहले कुछ और दशकों पहले, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट आ गया था जो बताने वाले हैं। हम लोग ये समझते थे कि पूरी दुनिया या तो मैटर और या तो रेडिएशन के बीच में डिवाइडेड है। या तो दुनिया मैटर से बनी है, या तो उसके पास मास है, या तो ये दुनिया रेडिएशन प्योर एनर्जी है। सपोज एक आग जलाते हैं, कोई भी चीज़ का आग जलाते हैं तो आग जो वहाँ से निकलता है दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। या तो कोई एनर्जी है जैसे कि लाइट, या तो मास है जैसे जिसमें मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और भी 2-3 मैटर्स होते हैं, फॉर्म ऑफ मैटर है, फेज होता है। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बट द थिंग इज दैट द होल यूनिवर्स वाज कंसिडर्ड टू बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट, दैट इज मैटर एंड रेडिएशन। या तो कोई बॉडी मैटर हो सकता है, या तो बॉडी
प्योर एनर्जी या रेडिएशन का रूप हो सकता है। बट बाद में हम लोग को मालूम चला कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये अलग अलग चीज नहीं है, हम लोग का देखने का नजरिया अलग है, ये दोनों एक ही चीज है। मैटर कुछ नहीं है, मैटर है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब ये एनर्जी जो है वो एनर्जी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए एक जगह पे तो वो मैटर का रूप ले सकता है। और अगर मैटर को तोड़ दिए हम लोग, तोड़ते गए मैटर को एकदम लास्ट फॉर्म में आके भी जो फंडामेंटल फॉर्म ऑफ पार्टिकल है मैटर का, उसको भी अगर तोड़ दिए तो वो भी प्योर एनर्जी के रूप में निकल सकता है। इसी का इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया था हम लोगों को कि एनर्जी और मास दोनों प्रोपोर्शनल है, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोगों को एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना पड़ता है, वही है स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर m। इसको बेटर तरह से अगर अरेंज करें तो इसको लिखते हैं mc², यानी E इज इक्वल टू mc²। ये आइंस्टाइन का एनर्जी एंड मास इक्वेशन कहलाता है। ये क्या करता है, ये क्या दर्शाता है, हम लोग क्या बताने की कोशिश करता है? ये हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन देता है जो कि इंसानी दिमाग की उपज नहीं हो सकती है। आइंस्टाइन को इसलिए इतना ब्रिलियंट माना जाता है बिकॉज कोई इंसान समझ नहीं सकता है कि ये मैटर है, सिंपल सा मैटर एकदम रखा हुआ है, इसको अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? तो इसी को इक्वेशन बहुत पहले दे दिया गया था, थ्योरी हमारे पास था बट प्रैक्टिकल साबित नहीं हो पा रहा था। प्रैक्टिकल को साबित करना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में संभव हो पाया था। बिकॉज देखो वॉर जब होता है तो ये बात है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, बट ये भी है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और नई चीज़ें ही पता चलती है, क्योंकि उस वक्त इंसान एग्जिस्टेंस पे तुला हुआ रहता है कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो उस वक्त जो इन्वेंशंस होते हैं दोज आर नॉट डिराइव्ड बाय मॉनिटरी गेन, यानी पैसे के मदद पैसे पाने के लिए या फिर लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए उस हिसाब से मकसद से नहीं होता है। वो तभी होता है कि हमको जीना है, हमको हराना है दूसरे कुछ हिसाब से। इन दैट कंडीशन अगर जो ये इन्वेंशंस होते हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अनोखे टाइप ऑफ इन्वेंशन होते हैं। तो उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त हमारा जो इन्वेंशन हुआ था एटम बम का, एटम बम के बारे में जब हम लोग को बताया गया था वो एक्चुअली में इसी का एक प्रैक्टिकल रूप था। यानी वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं। दैट मीन्स हम लोग यूरेनियम या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ऐसे आइसोटोप्स लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जिनमें रेडियो एक्टिविटी बहुत अच्छे से हो सकता है और जिनमें न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन करवाया जा सकता है, तो उनको लिया जाता है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे क्लास 12 में, बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे हम लोग मास को तोड़ते हैं, मास को तोड़ देते हैं और मास को इस तरह से तोड़ते हैं कि वहाँ से प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलता है। तो वहाँ पे रिएक्शन देख के हम लोग को मालूम चलता है कि जस्ट एक कटोरी भर का अगर यूरेनियम कोई फोड़ दिया जाए तो पूरा ये शहर तबाह हो सकता है। दैट मीन्स एक यूरेनियम के बम में उतना भी ज़्यादा फ्यूल नहीं होता है कंपैरिजन टू बाकी जो बारूद से जो बम बनाया जाता है, TNT जो बनता है या फिर और ये बाकी C4 एक्सप्लोसिव जो होते हैं, वो सारे एक्सप्लोसिव में देखा जाएगा तो जितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव भरा जाए उतना ही तगड़ा बम फटता है। बड़े बड़े बम जो फेंके जाते हैं इसमें बड़े बड़ी गोलियां रखी जाती है, बट एक एटम बम का जो साइज, उसमें जो फ्यूल रखा जाता है जो फटता है वो एक्चुअली में थोड़ा सा ही रहता है एकदम। लेकिन ये बात है कि वो बम का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो बम नहीं होता है, वो एक मशीन होता है। अपने आप में ही वो जो बम होता है एटम बम का वो एक पावर हाउस होता है अपने भीतर ही, उसमें मशीन्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स रहते हैं जो काम करते हैं। उसको गिरा देने से नहीं फटता है, वो कहीं पे गिर जाएगा, गिरने के बाद वहाँ पर रिएक्शंस चालू होगा, एनवायरनमेंट कंट्रोल रहेगा वहाँ पे, पूरा ही अंदर उस बम के भीतर एक चालू हो जाएगा एक मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म चालू होने के बाद रिएक्शन चालू करेगा और वो जब रिएक्शन चलेगा तब वो फटेगा। इतना ज़बरदस्त मैकेनिज्म से बम बनता है, इतना ईजी नहीं है ना। तो ये जो इक्वेशन दिखता है यहाँ पे, हम लोग मास को अगर तोड़ देंगे या फिर मास को अगर लाइट की स्पीड से लेकर जाया जाए, डबल स्पीड से लेकर जाया जाए, डबल इसको स्क्वायर की स्पीड से लेकर जाया जाए तो एनर्जी का रूप ले सकता है। यानी ये उतना आसान नहीं है समझना, बट इंसान अब इतना आगे निकल गया है कि हम लोग इसको काफ़ी आसानी से बिना बम फोड़े हुए भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो एनर्जी और मास के बीच कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ प्रोसेसेस है जैसे कि एनिहिलेशन। एनिहिलेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? एनिहिलेशन इज द प्रोसेस इन विच अ मास इज डिस्ट्रॉयड टू क्रिएट सम एनर्जी या रेडिएशन। ये
ऑफ कोर्स जब तुमको एग्जांपल दिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, बट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन लिख सकते हो, दैट इज नो प्रॉब्लम। हम इनफैक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तो हमारे सन में ही होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एटम बम में होता है, बट दिस इज समथिंग एल्स। यहाँ पर क्या होता है, एनिहिलेशन का मतलब होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिए हम लोग, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से अगर एक पॉजिट्रॉन के संपर्क में आ जाता है, अब ये पॉजिट्रॉन क्या है, आज तक तो हम लोगों ने सुना है कि प्रोटॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन का उल्टा चार्ज रखता है, बट प्रोटॉन का याद रखना, प्रोटॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का उतना चार्ज रखता है, वही पॉजिटिव उल्टा, बट उसका मास उसके बराबर नहीं होता है। सबसे हल्के पार्टिकल में आता है इलेक्ट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन बिल्कुल हुबहू इलेक्ट्रॉन का उल्टा है, उसका एंटी इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, उसका उल्टा होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज भी रखता है, उतना मास भी रखता है वो। तो पॉजिट्रॉन इज अ पार्टिकल विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन के संपर्क में ले आते हैं तो दोज टू विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ एंड एज अ रिजल्ट दे विल एमिट गामा रेडिएशन। ये गामा रेडिएशन क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव ये रेडिएट करेगा। अब हाई फ्रीक्वेंसी वेव रेडिएट करेगा, कितना फ्रीक्वेंसी करेगा, दैट इज ए टोटली डिफरेंट मैटर। कितना आसान होता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन सटा दे तो क्या डिस्ट्रॉय कर देगा, इट इज नॉट दैट सिंपल। ऑफकोर्स यहाँ बहुत से प्रोसेस लगते हैं, बहुत से यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, दोज आर फॉर योर हायर स्टडीज। तो बट ये याद रखना, एनिहिलेशन अगर कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन को बीच अगर रिएक्शन हो जाए तो यहाँ पे हम लोग को गामा रेज मिल जाएंगे। नाउ दूसरा होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सपोज गामा रेज, ये गामा रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिल्कुल वो एक फैमिली है जिसमें कि ये जो लाइट हम लोग को दिख रहा है, नॉर्मल लाइट, ये लाइट उसी फैमिली का एक हिस्सा है, काफी छोटा सा हिस्सा है, काफी छोटा सा फ्रीक्वेंसी का बैंड रखता है ये लाइट जो हम लोग को दिखता है, इसको विजिबल लाइट कहा जाता है। नाउ इसी फैमिली में बड़े बड़े मेंबर्स हैं, सबसे ताकतवर मेंबर होता है हमारा गामा रेडिएशन, यानी सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी रहता है इसका। पावरफुल का मतलब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसके पास गामा रेडिएशन। अब ये गामा रेडिएशन हर चीज को छेद सकता है, हर चीज को छेद सकता है, कोई इसके रास्ते में नहीं आ सकता है। लेड का लाइनिंग अगर कर दिया जाए तो कुछ हद तक ये नहीं छेद सकता है लेड का लाइनिंग को। तो गामा रेडिएशन जो वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही है। इसलिए अगर कहीं पे न्यूक्लियर एटम बम फटा हुआ है या न्यूक्लियर रिएक्टर फट गए हैं, वहाँ पे जाना संभव नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन को माना जाता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैरिंग वेव। अब ये जो लाइट है ये क्या है, एक वेव है कि एक पार्टिकल है, तो इसका डिबेट सदियों से चलते आ रहा है। आज हमारे पास इसका आंसर है, शायद आंसर है, हो सकता है बाद में कोई आए इसका आंसर बदल दे तो हमें नहीं पता, बट हमारे पास एक आंसर है कि जो लाइट होता है वो वेव भी की तरह बिहेव भी करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल जब रूप में रहता है तो उसको कहते हैं फोटोन पार्टिकल्स। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी फोटोन पार्टिकल, यानी एक गामा रे का फोटोन पार्टिकल, एक गामा रे का फोटोन पार्टिकल गुजर रहा आराम से भटकते हुए, और अगर वो एक हेवी न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम, थोरियम, उसको और भी हेवी चले जाओ तो मिल जाएगा हमारे पास। तो हेवियर न्यूक्लियाई के आसपास से अगर कोई गामा रे का फोटोन पार्टिकल गुजरता है तो वो क्या करता है, उसको टान लेता है। देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अगेन हियर, बट वी आर ओनली फोकस्ड ऑन द मेन प्रोसेस जो यहाँ पे काम कर रहा है, मेन रिजल्ट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। तो जब भी वो फोटोन पार्टिकल अगर हम लोग का न्यूक्लियस से होकर गुजरता है तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे इमीडिएटली हम लोगों को इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन पार्टिकल क्रिएट होते हुए पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पे याद रखना ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, दो फोटोन पार्टिकल लगने चाहिए हम लोग को, तो हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, जस्ट तुम लोग को एक आइडिया दे रहे हैं यहाँ पे। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को एक साथ मिला देते हैं हम लोग तो दे डिस्ट्रॉय इटसेल्फ टू क्रिएट एन एनर्जी, रेडिएशन, एज वेल एज व्हेनेवर एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड तो कहना सही नहीं रहेगा, बट याद रखना कि व्हेनेवर एनर्जी और अ फोटोन पार्टिकल इज क्लोज एनफ टू द
heavier nuclei, they turn this energy into two particles, that is electron and positron. तो ये भी है, प्लस न्यूक्लियर रिएक्शन तो है ही इसके साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्शन। एक बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा ट्रू है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पहले हमारा ये नॉलेज सिर्फ इस बात पे आधारित था कि जितना एनर्जी है और जितना मैटर है, मैटर को साइड कर दो, सिर्फ एनर्जी वाला हिस्सा ही कंजर्व रहता है। बट अब हम लोग अपने नॉलेज को ये आइडिया को एक्सपैंड करते हैं और इसमें मैटर वाला हिस्सा भी ला देते हैं, बिकॉज यू नो दैट मैटर इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट और इट इज कंजर्व्ड, इट इज कंजर्व। तो अभी कह सकते हो कि यहाँ तो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, यू आर नॉट क्रिएटिंग एन एनर्जी, यू आर जस्ट चेंजिंग इट्स फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में था, उसको खोल दे रहे हो। तो याद रखना, ये भी हमेशा बैलेंस रहता है। किस तरीके से? यूनिवर्स के एक कोने में अगर एक पेयर प्रोडक्शन हो रहा है तो यूनिवर्स के दूसरे कोने में कहीं ना कहीं एक एनिहिलेशन होना ही चाहिए, वो होगा ही होगा, सो एज टू कीप द एनर्जी कंजर्व। तो एनर्जी कंजर्व हो ही सकता है। और ये भी याद रखना कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं कर सकते, चेंज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल रहे हैं, सीधा सा बात है यहाँ पे। तो ये याद रखना यहाँ पे कि द एनर्जी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो इसी के साथ हमारा एनर्जी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा लास्ट टॉपिक है एनर्जी का। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद करेंगे पावर है हमारे पास, पावर, कोलिजन, बस उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा वर्क एनर्जी पावर का। सो ये रहा हमारा एनर्जी का चैप्टर खत्म।